गुड आफ्टरनून। लास्ट हम लोगों ने, मेरा फर्स्ट लेक्चर था वेडनेसडे को, मैंने फुल टाइम पास किया था ना? नहीं नहीं, ऐसे ही था, मैंने फुल टाइम पास किया था। मैंने आपको पूरा इंटर के बारे में, आपका एग्जाम्शन से लेकर आपका मार्किंग स्कीम, आपका पेपर पैटर्न, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था, सब्जेक्ट से लेकर सब कुछ याद आ रहा है? दिस इज वॉट आई एक्सप्लेन एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू इट अगेन। आई मेड इट दैट डे वेरी क्लियर। यू शुड नो इन एंड आउट ऑफ एवरीथिंग। तो सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एंड दिस इज आवर अकाउंटिंग का पैटर्न, इसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे वो सब बताए थे मैंने। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर स्टडी, दैट इज आवर फर्स्ट चैप्टर विच इज नोन एज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। आई होप अब तक के सारी लेक्चर्स, सारी टीचर्स के आपको समझे हैं। और मेरा भी FM लास्ट लेक्चर में हुआ था, इंट्रोडक्शन, हम लोग थियरी वो भी डिस्कस कर रहे थे, थियरी डिस्कस कर रहे थे। एंड टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन अकाउंटिंग। वी हैव टू स्टार्ट विद दिस चैप्टर एंड मार्क माय वर्ड्स। मैंने आपको बोला भी था कि देर आर 3 मॉड्यूल्स और 4th जो हमारा है वो एक प्रोनाउंसमेंट्स है, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। याद आ रहा है? जो हम लोग इग्नोर करते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, ए लेवल पेपर हम लोग नहीं इग्नोर करेंगे, राइट? हमने वो भी देखा था। तो बेसिकली आज हम लोग, आपको याद रहेगा तो मैंने क्लियरली बोला था, फर्स्ट आई विल कंप्लीट मॉड्यूल 3। रीजन बीइंग सिंपल, विरल सर ने वहाँ पे आपको डायरेक्ट कंपनी का अकाउंटिंग स्टार्ट किया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया है, और यहाँ पे कॉस्टिंग तो चल ही रहा है, राइट? तो अपने अपने सब जगह पे तो हम लोग, हमारा एक छोटा सा एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल 3, जिसमें इंडिविजुअली एंटिटीज, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म बोलो या सोल प्रोप्राइटर बोलो या ऑर्गेनाइजेशन बोलो, नॉट अ कंपनी, नॉट अ लिमिटेड कंपनी, उनका अकाउंटिंग है जो चीज़ है, जो स्पेशल सिचुएशन है उसको कवर करना है। तो मैं पहले उसको कवर करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, राइट? आप लोगों के सबके पास नोट्स है, क्लास का भी दिया हुआ नोट्स है, राइट? ये आपका नोट्स पूरा अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट चैप्टर 1 पूरा आपको दिया हुआ है, ठीक है? दिस इज पूरा प्रॉपरली ड्रॉ किया हुआ, प्रॉपरली इंटरप्रेटेड, आपको पूरा नोट्स मिलेगा। बट डेफिनेट है, जब मैं खुद आपको क्लियर बोला कि सबसे पहले आपको कंटेंट पढ़ना चाहिए, तो हमारा जो ग्रंथ है, जो बाइबल, हमको वो देखना चाहिए, तो हम लोग उसको पहले कवर करूंगा। मतलब मैं, जैसे मैंने फाउंडेशन में किया था, आपको पहले पूरा वो पार्ट कंप्लीट करूंगा विद सम्स आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, फिर आप नोट्स में से थियरी आप पढ़ो। दैट विल ओनली एनहांस योर नॉलेज, ठीक है? बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर नोन एज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग तो ठीक है, अकाउंटिंग तो करेंगे ही। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड? सर रोज सुनते हैं, राइट? आज हम लोग इसके ऊपर जरा बात करेंगे। द फर्स्ट थिंग विच नॉक्स योर माइंड इन्वेस्टमेंट वर्ड सुन के इज पैसा ही पैसा। और नहीं, और सबसे पहले दिमाग में क्या आता है इन्वेस्टमेंट सुनकर? बहुत ज़्यादा रिटर्न। जिस तरह से नहीं, क्या स्कूल डेज में, कॉलेज के बारे में सोचते थे तो वो बहुत अच्छा लगेगा। बेटा ये भी धोखा है। इन्वेस्टमेंट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर। ये हम लोगों ने बेसिकली पूरा देखा ही है, मतलब स्टार्टिंग से लेकर अब तक यही करते आए हैं। हाँ, तो तब से लेकर हम लोग यही करते आए, इन्वेस्टमेंट। पर आज हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। यू नो, ये चैप्टर में द फर्स्ट थिंग इज ट्रीट दिस इज योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यू आर द इन्वेस्टर और आपका हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। दैट इज द ओनली वे ऑफ स्कोरिंग 10 आउट ऑफ 10। आपके इंस्टीट्यूट के पेपर में अभी भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, वही क्वेश्चन आया था जो मैंने प्रीलिम में पूछा, और वो भी मैंने प्रीलिम में पूछा, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, मॉड्यूल में भी रहा, ठीक है? वो उसी के अंदर घूमेंगे, बात समझा? उसी के अंदर घूमेंगे। तो ऐसा कोई वाव नहीं है कि मैंने प्रीलिम में पूछा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। वो हो गया, ठीक है, एंटीसिपेट किया, सामने से आ गया। प्रीलिम लेना वाज एन इन्वेस्टमेंट एंड ही गिव मी रिटर्न। स्टूडेंट्स को इंटर में क्वेश्चन मिल गया, वैसे का वैसे ही, वही है। ऑब्वियसली थोड़ा तो चेंज करेंगे, तो एक्सपेक्ट मत करो। लेकिन आपको ये चैप्टर को ऐसे ट्रीट करना है कि दिस इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट and this is a scoring chapter. Obviously when you will get marks, you know, in a smooth way, in a simple way, that some will be a lengthy, बात समझा? And
इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस एक चीज याद रखने का, अ सिंगल मिस्टेक विल बी अ डिजास्टर। सब कुछ लेके चला जाएगा वो, अच्छा खासा, मतलब एंड ऑफ द डे आपने 25 मिनट स्पेंड किया, आपने उसमें बहुत मेहनत किया, आपने सम ऑलमोस्ट राइट किया, लास्ट में गड़बड़ कर दिया, ही विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2 आउट ऑफ 10, बिकॉज यही तो पूछा था। वाई यही तो पूछा था? बिकॉज वी विल बी कंप्लाइंग विथ AS 13। हम इनडायरेक्टली AS 13 के बारे में भी सीखने वाले, उसमें क्या क्या प्रोविजन है वो सब भी सीखने वाले हैं। दिस चैप्टर is purely with reference to AS 13, and AS 13 is an accounting standards which deals with valuation of investment, accounting of investment। अकाउंटिंग किस तरह करेंगे हम, वही यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो जब हम लोग बाद में, मैं जैसे आपको मैंने बोला मेरा टारगेट क्या था, AS लास्ट लेटर स्टेज में आएगा, तो जब AS 13 पढ़ाऊंगा तब सिर्फ लिंक करूंगा, याद है ये पढ़ा के हो गया, दिस इज व्हाट लिंक करके हो जाएगा। सो वी आर गोइंग, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट भी यही एक्सपेक्ट करता है कि आप अभी ICAI ने AS दी है, आप तुम बोलोगे कि मैं वो जनरल पे, वो जो हमारा स्टैंडर्ड है वो फॉलो नहीं करूंगा, इज इट गोइंग टू डू? फाइनेंशियल्स इज नॉट राइट। चार्टर्ड का सबसे पहला फाइनेंशियल्स में साइन करने का क्राइटेरिया यही रहता है कि इज दोज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर AS कंप्लायंट। आई मीन ऑब्वियसली इंडेस जिधर एप्लीकेबल है उधर इंडेस एप्लीकेबल। अभी हम लोग इंडिविजुअल बात करेंगे तो इंडिविजुअल में क्या इंडेस साइड में रखो, AS, तो AS compliant take a books of account, this is the first thing which a chartered has to do. So this is where he should know ki how the investments are calculated and how valuation and how it is recorded in the books of accounts. So ये वो लेवल का चैप्टर है जहां पे बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स का जो वैल्यू आएगा वो, और उसका अकाउंटिंग हमको देखना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? डायनेमिक पेपर होता है, कुछ नया हुआ है वो पेपर में इनकॉर्पोरेट करने के लिए इंस्टीट्यूट फुल ऑन ट्राई करेगा। तो ऑलवेज बी अपडेटेड, पुराने बुक्स पुराने नोट्स मत करो। कुछ अमेंडमेंट नाम का भी चीज होता है, बात समझा? कुछ चेंजेस भी होते हैं, ये इसके साथ मर्ज कर दिया, उसके साथ मर्ज कर, इसी के लिए आपका पहला क्राइटेरिया, मेरा पहला टॉपिक है इसके लिए मैं पहले ही बोल रहा हूं, अकाउंटिंग में आप अकाउंटिंग बोलो, एडवांस अकाउंटिंग बोलो, इंटर के सुनी, आपको एडवांस्ड नॉलेज होना चाहिए विथ लेटेस्ट एक्ट, लेटेस्ट अमेंडमेंट को ध्यान में रखकर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, आपका मॉड्यूल जो रहता है वो तो हमेशा ऑब्वियसली 5 ईयर 6 ईयर से मॉड्यूल अच्छा है तो मैंने आपको पहले ही बोला, आप उसको ही इंपॉर्टेंट मानो सबसे पहले, देन क्लास का नोट्स एंड देन वीडियो लेक्चर्स जो आपको सपोर्ट के लिए ऑब्वियसली आपको सब हम लोग देने वाले, इट विल टेक सम 1-2 वीक्स, तो आपको उसमें मिलने वाला है वो भी आपको। दिस वीडियो लेक्चर्स विल बी इन सपोर्ट टू दी क्लासरूम लेक्चर्स जो हो रहा है हमारा, बात समझा? इसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो रिकॉर्डिंग अलग होने वाला है, वो क्रक्स सॉर्ट ऑफ होगा, शॉर्ट टाइम पे फटाफट बता के आप कभी पढ़ने बैठे गलती से तो कभी काम आएगा वो, राइट, एग्जाम्स के टाइम पे तभी उसके लिए काम आएगा, बट ठीक है वो सब बात की बात है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग विद रेफरेंस टू AS 13। इन्वेस्टमेंट, ये वर्ड सुनने के बाद सबसे पहले हमारे मन में आता है कि समथिंग आप कुछ तो करोगे और आपको कुछ तो मिलेगा। हमेशा याद रखने का, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम लोग हमेशा 2 चीजों पे ध्यान देते हैं, एक कैपिटल एप्रिसिएशन, और दूसरा या तो हम कैपिटल एप्रिसिएशन देखेंगे या तो एक रेगुलर या फिक्स्ड या रिकरिंग इनकम ढूंढने को ट्राई करेंगे। सर क्यों सर? सी वांट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट, यस, तो सबसे पहला होता है आपके इन्वेस्टमेंट में, और आपके लाइफ का एग्जांपल, लाइफ के लिए एक बोलते हैं ना फंडा दे रहा हूं, इन्वेस्टमेंट तभी करो जब आपके पास सरप्लस रहे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, अदरवाइज डोंट। ऐसा कुछ हो जाएगा ना, ऐसा कुछ, यही कोरोना, ऐसा कुछ हो जाएगा और आपने अगर कोई सिर्फ फॉर एग्जाम्पल उठाकर इन्वेस्ट किया है,
किसी को पूछ लेना 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च, 15 मार्च 2020 में शेयर मार्केट में क्या हुआ था। खूनी खेल चल रहा था, खूनी खेल, लिटरली लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट हिट हो रहा था। शेयर की बात कर रहा हूं मैं। लोग पैनिक में तभी सेल करेंगे। आज वही स्टॉक उतना नीचे जाके उसके ऊपर पहुंच गया है, बेसिक प्री कोविड लेवल के ऊपर चला गया है। अगर मैं टेक्निकली बोलूं तुमको तो इट वाज अराउंड 36,000 व्हेन कोविड हिट एंड इट वेंट टू 24,000 सेंसेक्स, 22 भी आ गया एंड देन रिबाउंड टू राइट नाउ इट इज एन 856 व्हिच वेंट टू 61। तो मतलब अगर सरप्लस नहीं होता आपका वो पैसा, आपने किसी का, आपका समझो फॉर एग्जांपल वो ऑब्लिगेशन होता कि आपको किसी रिटर्न देना है, तो आप रुक नहीं सकते थे। तो क्राइटेरिया याद रखने का इन्वेस्टमेंट में, पीपल मेक मिस्टेक थिंकिंग की इन्वेस्टमेंट इज अ बोलते ना कि इज अ रूटीन जॉब। नो, इट्स नॉट अ रूटीन जॉब। अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ सरप्लस, डोंट गो फॉर इन्वेस्टमेंट। यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ फर्स्ट, invest in yourself first, then there is surplus money lying down, you can invest. और else आपको मालूम है कि आपका एक पैसा आगे आने वाला है, या पैसा एक सैलरी में से आप कुछ पार्ट रख सकते हो। नॉट, आई एम रिपीटिंग, नॉट बाय कटिंग योर बेसिक रिक्वायरमेंट। यू फुलफिल ए बेसिक रिक्वायरमेंट। क्या करना है, क्या करना क्या है? अगर इन्वेस्टमेंट करके अगर आपको खुद का रिटर्न ही नहीं मिला है अच्छा, तो टेक इट दैट वे। सबसे पहले सरप्लस फंड होना चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट को हाथ मत लगाओ, और उस पैसे को आप इन्वेस्ट करोगे ये सोच के कि मैं 100 रुपए देने को रेडी हूं। 100 का 110 होगा क्या, 115 होगा क्या, 120 होगा क्या, 125 होगा क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे टेक्निकली थोड़ा फिगर्स याद है तो आई रिमेंबर सन फार्मा वॉज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड 400 450 ऑन उस टाइम पे इट वेंट टू 300 समथिंग एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 700. IDFC Bank, it was trading somewhere around 44, 45. It went to 22.5. It went to 16.5. And again it is back at 44. तो ये जो हो रहा है, this is a risk. That's why you get a return. Warren Buffett का famous line है, when market is fearful, you be greedy. And when market is greedy, you be fearful. तो तभी सच में लोगों ने किया, इन्वेस्ट किया और ऑब्वियसली मिला। सरप्लस रहेगा तो ही इन्वेस्ट कर पाएगा ना, नहीं तो अदरवाइज वो जगह पे कोई सोच नहीं सकता कि यार आगे क्या होने वाला है, पैसे का कितना जरूरत पड़ेगा। तो सरप्लस होना जरूरी है। तो दैट इज व्हाट कैपिटल अप्रिसिएशन मींस। हम लोग प्योरली देख रहे हैं, हमने हमारा पैसा दिया है विद द इंटेंशन कि वो एप्रिशिएट हो। आप रिस्क लेने को रेडी हो। रिस्क मतलब जरूरी नहीं आपने सोचा तो वो ऊपर ही जाएगा। समवन इन्वेस्टेड इन कोडक ऑल्सो यार, नाउ इट्स बैंकरप्ट। Someone invested in Yes Bank also, right? तो वो ऑब्वियस है। तो इसी के लिए याद रखना कि वो रिस्क और रिवॉर्ड का एक पार्ट आता है। तो कैपिटल अप्रिसिएशन में वो एक चीज हमको देखना है। बेसिकली कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब हम लोग देखेंगे जहां पे हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंपनी पैसे, कंपनी के जो फंड्स है, कंपनी का जो फंड्स है, अब मैं थोड़ा कंपनी का बात कर रहा हूं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी के जो फंड्स है वो दो तरीके से आता है, एक होता है इक्विटी फंड, एक होता है डेट फंड। ठीक है, बात समझा? ये इक्विटी, दीज आर, लास्ट टाइम बोला था ना भाई, तो ओनर है ये बोल दिया, तो मतलब यहां पे मैक्सिमम रिस्क है, तो एक्सपेक्टेशन है कि रिटर्न मैक्सिमम एक्सपेक्ट करेगा जो भी प्रोवाइड करेगा। तो यहां पे व्हाट दे डू इज कंपनी के इक्विटी में 10% डाइल्यूट कर दिया, जिसको इसको चाहिए आप ले लो, और फिर कैपिटल अप्रिसिएशन होता है तो वो जाता है हमारा कैपिटल अप्रिसिएशन इक्विटी में। जबकि डेट हो गया, इट्स नथिंग बट अ क्या, बोरोड फंड्स या ऑब्लिगेशन विच यू हैव टू रीपे, विच द कंपनी हैज टू रीपे। यहां पे हम लोग दो चीजें देखते हैं, बॉन्ड्स बेसिकली देखते हैं, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। प्राइवेट कंपनीज, छोटे छोटे जो कंपनीज हो जाएंगे, जो लोग को टेम्परेरी पब्लिक से लेना है पैसा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, और इट कैन बी अनसिक्योर्ड, बट कंपनीज एक्ट 2013 में उसको मना कर दिया है, विद सम क्राइटेरिया आप इशू कर सकते हो। बट डिबेंचर्स डोंट, समटाइम्स दे डोंट हैव कोलैटरल, जबकि बॉन्ड्स दे विल हैव अ कोलैटरल, दे विल हैव अ कोलैटरल। जैसे मैंने आपको बोला था GOI बॉन्ड्स, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, तो ये सब हमारे बॉन्ड्स में आ जाता है। यहां पे क्या होता है, यहां पे कैपिटल अप्रिसिएशन आप एक्सपेक्ट मत करो, ये एक फिक्स्ड रिटर्न देगा,
गेटिंग माय पॉइंट? ये जैसे अक्रूवल बेसिस पे रिटर्न देगा, ये पीरियड बेसिस पे रिटर्न देगा। मतलब हो गया 4 महीना तो इसका इंटरेस्ट मिलेगा, हो गया 6 महीना तो इसका इंटरेस्ट मिलेगा। वो अक्रूवल, जब अक्रूवल होगा तभी उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो मतलब यहां पे एक फिक्स्ड रिटर्न है, क्योंकि रिस्क नहीं है ना, जबकि वहां पे क्या है, रिस्क है। वहां पे रिस्क है ना हमारे पास, तो वहां पे रिस्क होने की वजह से वो कैपिटल एप्रिसिएशन कैटेगरी में जाता है, जबकि ये हमारा जाता है रेगुलर, फिक्स्ड और रिकरिंग इनकम, जो आपको मिलते रहेगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, आपका, आई रिपीट, आपका इन्वेस्टमेंट एपिटाइट क्या है वो पहले डिसाइड करो। कोई और रिस्क नहीं लेना चाहता है, वो इसमें इन्वेस्ट करेगा। आप रिस्क लेने को, जैसे मैंने आपको बोला, आपका एज फैक्टर जब तक आपके साथ है, कैपिटल एप्रिसिएशन रिस्क ले सकते हैं ना हम लोग, क्या फर्क पड़ता है, डूबा तो डूबा, बट वी हैव अ अपॉर्चुनिटी। बट आफ्टर 40 ऑब्वियसली 40-45 हम थोड़ा रिस्क एडवर्स हो जाएंगे, हम थोड़ा कम लेने लगेंगे ना, ऑब्वियसली यहाँ पे। बट सबका अलग अलग होता है। सी, दिस इज व्हाट आई थिंक, इट इज नॉट कंपल्सरीली टू बी फॉलोड, आपके ऊपर है। अगर आप रिस्क लेने को रेडी हो तो गो फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और दिस। हमारे चैप्टर में अकाउंटिंग दोनों का है। Whenever we see कि this investor, for example Gaurav, has invested in equity shares, तो उसका intention is capital appreciation। और यहाँ पे बोला है this investor Riya has invested in debentures और bonds, तो हमारा दिमाग क्लियर होना चाहिए, this is a fixed income bearing securities। Is that clear? Is that clear? Let's see क्या बोला गया यहाँ पे। सी, एंटरप्राइज, कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा एंटरप्राइज, ऑब्वियसली दोज आर नथिंग बट, हेलो एवरीबॉडी, है ना सब लोग यहाँ पे, दोज आर ट्रीटेड एज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड्स। कैपिटल एप्रिसिएशन इक्विटी में है। कुछ कंपनीज, जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन बोला भी था, बताया भी था, कुछ कंपनीज जो डिविडेंड इंटेंसिव कंपनीज है, जो डिविडेंड ही अच्छा खासा देती है, कैपिटल एप्रिसिएशन दिखेगा नहीं। याद है, रिटेन कर रहे पैसा, प्रॉफिट, और कुछ पैसा इक्विटी में दे रहे, हम लोग बात कर रहे थे। तो जब वो पैसे दे देंगे तो वो डिविडेंड दिया, रिटेन कर रहे, तो ऑटोमेटिकली कंपनी का शेयर का वैल्यू बढ़ेगा ना, क्योंकि पैसा तो उनके पास ही है, एंड वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको और किधर लगाकर उसको और ज्यादा कमाने के लिए। सो डिविडेंड भी हो सकता है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, रेंटल्स, कैपिटल एप्रिसिएशन, कोई भी। लेकिन याद रखना, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इज डन इन 13 विच डील्स विद अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर, एक्सेप्ट, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जो है वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के एसेट में इन्वेस्टमेंट आएगा, एक्सेप्ट recognition of interest, dividend and rental earned on investments, operating और finance leases। अभी लीज क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया था, एक 15 ईयर्स के लिए, 10 ईयर्स के लिए। अब उसमें वो 2 टाइप के लीजेज है, ठीक है। इंडेस में उसको निकाल दिया 2 टाइप का लीजेज, अब उसको एक ही रखा है, बट एएस में अभी तक है। हम लोग तभी एएस देखेंगे, तभी देखेंगे कि वो ऑपरेटिंग है, फाइनेंस है, वो तभी बात करेंगे। सो ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज इज नॉट कवर्ड अंडर एएस 13। Am I clear? Investment in retirement benefit plans and life insurance enterprises। हाँ, अभी से फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं, ठीक है, कैसा होता है कि इन्वेस्टमेंट बेनिफिट प्लान्स, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना रहेगा कि पीएफ कट रहा है, सुना रहेगा ना, आप लोगों ने सुना है ना, हाँ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और ये सब, या एम्प्लॉई पैसा निकाल के रख रहा है फॉर फ्यूचर एंड एवरीथिंग। तो फ्यूचर में उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वो पैसे निकाल के रख रहा किधर है, वो जाता है ईपीएफओ अकाउंट में, और वहां से वो पैसा, वो जो हमारे इंस्टीट्यूट्स है, वो पैसे उसको यूज करते हैं या किधर और लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग उसको घूम के मार्केट में ही आता है, वो डेब्ट फंड में ही आता है, ठीक है। अभी उसके साथ क्या हुआ है 200 करोड़ का, वो आप जरा देख लो, ईपीएफओ के पैसे के साथ क्या हुआ है, वो पैसा किसको गया और किधर से क्या हुआ है, वो आप देख लो, ठीक है। तो वो पैसे उस तरह से जाते हैं, मतलब क्या होता है, वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज हो रहा है, तो वो तुमने सिर्फ कंट्रीब्यूट करके छोड़ दिया, वो पैसे आगे एक इंस्टीट्यूशन कहां पे इन्वेस्ट कर रहा है,
उसका यहाँ पे अकाउंटिंग वो AS 13 फॉलो नहीं करेंगे, उनका एक अलग से आएगा। साथ ही साथ लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस, ये तो आपको मालूम ही है, लाइफ इंश्योरेंस जो भी होगा हम लोग का, उसका भी यहाँ पे अकाउंटिंग नहीं होगा। म्यूचुअल फंड्स, जो हमारे म्यूचुअल फंड्स है, जो मैं आपको बोल रहा था कि म्यूचुअल फंड्स क्या क्या एग्जैक्टली क्या है म्यूचुअल फंड, कुछ नहीं है। अभी तुम लोगों के पास पैसा है या तुम लोगों के पास इंटेंशन है कि आप रिस्क लेने को रेडी हो, तो आप किसी भी स्टॉक में डाल दोगे तो इट कैन बी अ वेरी डेडली एज वेल एज वेरी ड्रास्टिक इन्वेस्टमेंट। तो आप क्या बोलते हो, भाई तेरे को मालूम है ना, तो तू ले और तू मेरा पैसा इन्वेस्ट कर, बदले में कमीशन ब्रोकरेज जो रहेगा तुम ले लो। सो दोज आर म्यूचुअल फंड हाउसेस, वहां पे होते हैं फंड मैनेजर्स, वो लोग इसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। दे आर एक्सपर्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन आस्क मी कि आज सर कौन से पैसे कंपनी में पैसा लगाना है, तो आई विल बी सेइंग एक्स या वाई, और तुझे चाहिए तो जेड, ठीक है, एक्स वाई, या तुझे चाहिए तो जेड। तो ये ऑब्वियसली मैंने मेरा कुछ एनालिसिस किया है, वैसे ही वो लोग जो लोग इसमें बैठकर पूरा का पूरा डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, उन्होंने एनालिसिस किया है। तो दोज आर म्यूचुअल फंड हाउसेस, नथिंग वो आपको बोल के लेंगे कि से फॉर एग्जाम्पल अभी तक ऐसा कुछ नहीं, पोस्ट कोविड इन्वेस्टमेंट फंड, मतलब अभी कोविड के टाइम पे कैसे है, कुछ सिलेक्टेड कंपनीज बहुत बुरी तरह नीचे जाएगी, बराबर। अभी कोविड अज्यूम करते खत्म हो रहा है, ठीक है। तो अब वो कंपनीज को पैसे की जरूरत है टू रिवाइव, एंड ऑब्वियस है ना, एक अच्छा एस्टेब्लिश कंपनी अगर रिवाइव होने के ट्राई कगार में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, हाँ, दोज रिक्वायर ईयर्स ऑफ नॉनसेंस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है वो, एक साल का नहीं है वो, राइट। अभी सब लोग लॉस में है, तो सबको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, बात समझा ना। तो वो छोड़ो, व्हाट आई एम टॉकिंग इज कि वो पैसे हम लोग उनको देंगे, उनको रिवाइव करेंगे, और अभी जो मार्केट में वैल्यू गिरा हुआ है वो फटाक से बहुत अच्छा, मतलब कम टाइम पे ज्यादा कवर कर लेगा। तो आप लोग रेडी हो क्या इस फंड में, ऐसे कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए? आप लोगों ने हाँ बोला, मैंने जमा किया, मैंने लगा दिया, और हम लोग को रिटर्न मिलना स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो ब्लू चिप में रहता है, लॉन्ग टर्म में होता है, इमर्जिंग बिजनेस होता है, टेक्नोलॉजी होता है, फार्मा होता है, राइट। ऐसा कोई भी सब बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे डाइवर्सिफाइड। जहां पे आपको चाहिए, आपको लग रहा है कि आज के बाद फार्मा और ऊपर जाएगा, लगाओ फार्मा में पैसा, आपको लग रहा है तो वो फार्मा बेटर होगा ना उसमें, ऑब्वियस है, तो आप उसमें लगाओ। तो आप क्या करोगे, ऐसे म्यूचुअल फंड ढूंढोगे जहां पे वो फार्मा में पैसा लगा रहा है। तो म्यूचुअल फंड्स कुछ नहीं, आपको सेक्टर स्पेसिफिक हो सकता है, फाइनेंस स्पेसिफिक हो सकता है, वर्क स्पेसिफिक, या कोई कल्चर स्पेसिफिक, या कोई इमर्जिंग बिजनेस स्पेसिफिक हो सकता है, आप उधर लगा सकते हो। उनका अकाउंटिंग हमको नहीं देखना है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? एंड द लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसेट्स विच आर हेल्ड इन स्टॉक इन ट्रेड आर नॉट इन्वेस्टमेंट्स। मेरे लिए इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, मैं लेके रखता हूं, बाकी लोग खरीद रहे हैं, या मैं रखता, तो दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, वो मेरे लिए स्टॉक है, वो बिजनेस का होगा। बात समझा? तो AS 13 में या हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में हम इन चीजों को छोड़कर बाकी बेसिक चीजें कवर करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स आर करंट एज वेल एज लॉन्ग टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म क्या होगा? When you purchase those investment, it is very clear, it is readily realizable. For example, right now I go to my DMAT, for example ना क्या, I go to my DMAT account, I think कि I have 20,000 idle, ठीक है। DMAT अकाउंट में लिस्टेड शेयर्स खरीदता हूं विद द इंटेंशन कि लेस देन 1 ईयर मैं रखूंगा और इसका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। आई रिपीट, लेस देन 1 ईयर मेरा इंटेंशन है, मेरा स्टार्टिंग इंटेंशन क्लियर है, लेस देन 1 ईयर, और इसका कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, और ये इजीली रियलाइजेबल है, मतलब मैं कभी भी बेच सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई डोंट थिंक कि कोई ब्लू चिप कंपनी का अगर अभी आज शेयर खरीद रहे हो तो आपको 1 साल के बाद बेचने में प्रॉब्लम होगा, कोई ना कोई खरीदेगा ही, राइट। तो कंपनी से 1 साल में से वैनिश नहीं होगा, ठीक है। तो आपने खरीदा, उसको 1 साल के अंदर बेच दिया, अब जब 1 साल के अंदर बेच दिया, दिस इज नोन एज करंट इन्वेस्टमेंट। आपका कैश था, मे बी आइडल था, आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया, कहां पे? इजीली रियलाइजेबल, एज वेल एज आपका इंटेंशन इज लेस देन 1 ईयर, सो दोज आर करंट इन्वेस्टमेंट्स। अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स
आर दोज इन्वेस्टमेंट्स विच आर नॉट करेंट इन्वेस्टमेंट्स। गेटिंग माय पॉइंट? दे दिया 2-3 साल के लिए, क्लियर इंटेंशन है, दीज आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। एम आई क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट द कैरिंग अमाउंट। व्हाट डू यू मीन बाय कैरिंग अमाउंट? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब हम लोग कोई भी एसेट का वैल्यू रखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कैरिंग अमाउंट। जैसे हम लोगों ने कुछ नहीं, हम लोगों ने उसको इधर भी देखा था, बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, नथिंग बट अ कैरिंग वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। तो आप अगर कैरिंग वैल्यू आपके बुक्स में है, अभी कैरिंग वैल्यू कैसे लाएंगे? कॉस्ट प्राइस, आपका कॉस्ट प्राइस प्लस, अभी ऑब्वियस है अगर आप बीएससी एनएससी से कुछ खरीदते हो एंड ऑब्वियसली डिबेंचर्स बोलो या कुछ भी, आप कोई भी रेगुलेटर से खरीद रहे हो कुछ, यू हैव टू पे सम ब्रोकरेज, जीएसटी, है ना, सब चार्जेस है। तो ये सब ऐड करके आपके बुक्स में जो वैल्यू आएगा दैट इज योर कैरिंग वैल्यू। अब से फॉर एग्जांपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने आज खरीदा विद द इंटेंशन ऑफ होल्डिंग लेस देन 1 ईयर, 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद करना है। सो बुक्स में कौन से वैल्यू पे कैरी करेंगे? सो दैट इज कैरिंग अमाउंट फॉर करंट इन्वेस्टमेंट इज लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। अब फेयर वैल्यू के लिए एक ही बार एक्सप्लेनेशन दूंगा, बहुत जगह पे यूज होगा। फेयर वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू इज अ वैल्यू वेयर इन अ विलिंग एंड ए नॉलेजेबल, एक विलिंग, उसको खरीदना या बेचना, नॉलेजेबल, उसको उस बात का नॉलेज है, बात समझा, आर विलिंग टू ट्रांसफर देयर एसेट, इन्वेस्टमेंट, कोई भी जगह पे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का फेयर वैल्यू निकालना है, तो फेयर वैल्यू निकालना मतलब क्या? जहां पे दो पार्टीज दे आर विलिंग एंड दे आर हैविंग द नॉलेज, ठीक है, आर रेडी टू ट्रांसफर विद अ कंसिडरेशन। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास शेयर्स है, एग्जांपल मेरे पास शेयर्स है, अब मुझे बेचना है, तो मेरे लिए वो शेयर का फेयर वैल्यू कितना सिंपल है निकालने के लिए? मार्केट अवेलेबल है, मैं जाऊंगा मार्केट प्राइस देखूंगा क्या चल रहा है, तो मेरे लिए वो फेयर वैल्यू हो गया। उधर चल रहा है, समझो कोई शेयर का प्राइस चल रहा है 42, राइट, और मैं उसको सेल करूं 24 में, कुछ भी, सो दिस इज नॉट अ फेयर वैल्यू। तो कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस विच आई पेड टू परचेज दैट एसेट, and fair value is where there are knowledgeable buyer and knowledgeable seller willing to sell. See, exchanged between a knowledgeable or a willing buyer, a knowledgeable or willing seller in arm's length transaction. थोड़ा प्राइस में डिफरेंस चलेगा, ज्यादा नहीं, डिस्ट्रेस नहीं, मैं अभी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, तो that will be termed as fair value. For example 31st March I purchased, say for example I purchased some investment worth 50 rupees. My cost price is 50 plus 1 rupees sundry सब charges वार्जेस पकड़ा 51. 31st March को, I repeat 31st March को उसका fair value है 64. I will be recording at 51, lower of. Done? Clear? Second example 51 and 47. 47 कहां से आया पहले बताओ? तो 47 इज द फेयर वैल्यू, मार्केट में दिख रहा है ना, ट्रेड हो रहा है ना, या मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो सेकेंडरी ऑप्शन देखेंगे कि जहां पे वो बेसिकली ट्रेड होता है, ऐसा कोई अवेलेबल है क्या मार्केट? ऐसा कोई, अभी ऐसा अपने शेयर की ले रहेगा तो शेयर मार्केट है ना, शेयर मार्केट नहीं है, तो एक ऐसा जगह जहां पे उसी टाइप का, उसी सिचुएशन का, सेम कंपनी का शेयर्स कितने में डील हो रहा है? अभी ऑब्वियसली अगर उसका पार वैल्यू 10 है, इसका पार वैल्यू 2 है, तो वैसा कंपेयर नहीं कर सकते, हम बाकी सिचुएशन भी देखेंगे। तो इन शॉर्ट नॉलेजेबल बायर एंड नॉलेजेबल एंड विलिंग सेलर एक्सचेंज करने को रेडी होंगे, दैट प्राइस विल बी टर्म्ड एज फेयर वैल्यू। आपका एक्सपेक्टेड प्राइस इज नॉट टर्म्ड एज फेयर वैल्यू। एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहां पे, बेंच। अरे क्या सर, इसको बुक्स में क्यों इतने कम मिला है?
बेटा ये घर पे कौन रखेगा, इसके लिए मुझे इंस्टीट्यूशन ही ढूंढना पड़ेगा ना, कोई कॉलेज, कोई क्लासेस, कोई स्कूल, अगर मुझे सेल करना है तो वी आर विलिंग एज वेल एज नॉलेजेबल। वो कोई भी उठ के कुछ भी प्राइस बोलेगा नहीं चलेगा ना, बात समझा? तो देयर शुड बी अ विलिंग एज वेल एज अ नॉलेजेबल बायर एंड अ सेलर अवेलेबल, ठीक है? दैट इज वेयर वी डिसाइड फेयर वैल्यू। एंड मार्केट वैल्यू इज द अमाउंट ऑब्टेन फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन ओपन मार्केट। तो वो तो मार्केट वैल्यू बोल दिया, मैंने बोल दिया कि जो शेयर लिस्टेड है उसका ओपनिंग, उसका मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। नेट ऑफ एक्सपेंसेस नेसेसरी टू बी इनकर्ड ऑन और बिफोर डिस्पोजल मीन्स व्हाट? मीन्स व्हाट? मार्केट प्राइस चल रहा है किसी भी चीज का, मार्केट वैल्यू है 200 रुपया, अब वो बेचने के लिए या खरीदने के लिए कुछ चार्जेस देना पड़ता है। से फॉर एग्जांपल 200 के सामने हमको 3 रुपीज देना पड़ा, तो माय मार्केट वैल्यू इज 197 नॉट 200। मार्केट वैल्यू इज अमाउंट ऑब्टेन फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ओपन मार्केट नेट ऑफ, समझा? याद रखना, नेट ऑफ, बात समझा? 200 बेच के मिलेगा, लेकिन उस बेचने के लिए मुझे 3 रुपए खर्चा करना पड़ेगा, तो नेट ऑफ इज 197। एम आई क्लियर? एंड सबसे इंपॉर्टेंट करंट इन्वेस्टमेंट का बात चालू है। एम आई क्लियर? एनी रिडक्शन, मतलब जो 50 से 47 हुआ, दिस इज रिडक्शन ना, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट 47, तो देयर इज a reduction of 4 rupees that will be recognized in including the statement of, तभी के तभी हम P&L डेबिट करेंगे। Am I clear with this? एकदम सिंपल, ठीक है? नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ऑब्वियसली दीज आर अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट। भाई आवाज मत ऐसा करो, ठीक है? ऑनलाइन नहीं है क्या? चलो, सो other than the current investment, and obviously तो वर्ड देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, यूजुअली भी डाल दिया, कैरिड एट कॉस्ट भी बोल दिया। बात समझो, यूजुअली कैरिड एट कॉस्ट, यानी आप नॉर्मल सिचुएशन में आप अल्टर कर सकते हो, ये मैं नहीं बोल रहा है, 13 बोल रहा है। क्यों? सुनो ध्यान से, इफ देयर इज डिक्लेयर अदर देन द टेम्पररी, कोई शेयर्स खरीदते हैं ये सोच के कि 5 साल 6 साल चला लेंगे, 5 साल 6 साल के बाद इसको अच्छा रिटर्न मिलेगा। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ऐसी टेम्परेरी बात करें तो वोडाफोन आइडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कंपनीज ने, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अगर उसमें पैसे लगाए तो 31 मार्च 2021 के बारे में बात करेंगे, सिंगल डिजिट में प्राइस आया है, 3 रुपये 4 रुपये पे था। उसके 1 साल पहले डेट वॉज अराउंड 24-25 रुपीज मिनिमम, उसके 1 साल पहले 100 पे था, ठीक है? अभी देखो, किसी ने ये सोचा है कि इसका इंटेंशन ही लॉन्ग टर्म है, दिस इज नॉट अ करंट इन्वेस्टमेंट। अब देयर वाज अ डिक्लाइन, या देयर इज अ डिक्लाइन, वॉज क्या इज, देयर इज अ डिक्लाइन एंड अदर देन टेम्पररी, तो ये टेम्पररी डिक्लाइन है क्या? थोड़ा इशू है ना हमारे इन्वेस्टमेंट में, अभी वो चलेगा नहीं चलेगा, कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि क्या है, किसी और कंपनी को किसी ने अच्छा हाथ दे के रखा है, तो राइट, तो ये सब सीन सब फैक्टर इन करना पड़ेगा। तो हमको लगता है कि अदर देन टेम्पररी 2 साल में ठीक हो जाएगा, समझो ऐसा कोई रहेगा। तो अदर देन टेम्पररी है क्या? अगर अदर देन टेम्पररी है, टेम्पररी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ शेयर्स अंडर वैल्यूड है मार्केट में और वो टेम्परेरीली अंडर वैल्यूड है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 330 का शेयर था, वो 220 पे आ गया जस्ट बिकॉज मिसेस कपूर को गुस्सा आया, तो उन्होंने, बट अभी वो टाइम के बाद से वो शेयर नहीं चाहिए, बट अगर उस टाइम पे कोई देखेगा तो वो बोलेगा कि नहीं यार, वो उन्होंने बढ़ा से निकाला। अगर कंपनी अच्छी रहती तो शायद इतना नीचे नहीं जाएगा, बट कंपनी में भी प्रॉब्लम है एंड ऑल, तो ये टेम्पररी डिक्लाइन नहीं है। बात समझा? अगर टेम्पररी डिक्लाइन है तो छोड़ दो, लेकिन अदर देन टेम्पररी है तो इन द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट द कैरिंग अमाउंट इज रिड्यूस्ड टू दी रिकॉग्नाइज दी डिक्लाइन। अगर आपको टेम्पररी लग रहा है तो कुछ मत करो, कॉस्ट प्राइस इज 50 एंड मार्केट फेयर वैल्यू इज 44 एंड दिस डिफरेंस इज टेम्पररी एंड यू शुड हैव सम सब्सटेंस एंड एविडेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है
कि वो टेम्पररी है तो होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि वो टेम्पररी नहीं है तो यू हैव टू रिकॉग्नाइज द डिक्लाइन। दैट मीन्स आपको बुक्स में उसका वैल्यू करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली कहां पे जाएगा बच्चों? और फिर रिवर्सल अभी आया, यस रिवर्सल भी आ गया। और अगर रिवर्सल हुआ, नाउ टेबल टर्न, अब वो शेयर का जो प्राइस है इट इज अबव द फेयर वैल्यू विच यू हैव रिकॉर्डेड, या अबव द डिक्लाइंड प्राइस बोलते हैं हम लोग। से फॉर एग्जांपल 50 का कॉस्ट था, आपने 44 पे उसको अदर देन टेम्पररी पकड़ा और 44 पे लेके आए। नाउ दैट सिचुएशन हैज एलिमिनेटेड। जो सिचुएशन की वजह से आपको लग रहा था ना कि वो टेम्पररी नहीं है, अब वो एलिमिनेट हो गया और प्राइस बढ़ा या बढ़ रहा है या दिख रहा है आपको, तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा ना। तो आप रिवर्स 50 तक ही कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक्स में रिकॉर्ड मत करो अनलेस एंड इट इज रियलाइज्ड। लिंक हुआ? सी द रिडक्शन इन कैरिंग अमाउंट इज रिवर्स्ड व्हेन देयर इज अ राइज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और इफ द रीजन फॉर द रिडक्शन नो लॉन्गर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हर एक चीज के बारे में डिस्कस किया है। सर आपको ये एग्जाम्स में आने वाला है, कुछ नहीं है, अप्लाई करना है। ये हमको अप्लाई करना है बेटा, हमको अप्लाई करना है सम्स में। तो पहले समझ लो, सम्स कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, इंटर लेवल में सम सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे होता है कि आप सिर्फ सम सीख के जाते हो और उधर इंस्टीट्यूट ने एक छोटा सा चेंज कर देता है। और कभी कभी तो बच्चे तो पूरा का पूरा वही का वही सॉल्व करके आता है, फिर वो बोलते हैं अरे रॉन्ग कहां पे हुआ। कुछ हुआ है क्या ऐसा? ठीक है, चलो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं। एंड ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज इंक्लूड द एक्विजिशन कॉस्ट सच एज ब्रोकरेजेस, फीस एंड ड्यूटीज। और सब तो इंक्लूड होगा ही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, इफ एन इन्वेस्टमेंट इज एक्वायर्ड और पार्टली एक्वायर्ड बाय द इशू ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज, होता है कि नहीं? आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट खरीदा, बदले में क्या दिया? शेयर्स या अदर सिक्योरिटी दिया। एक्सचेंज बोल सकते हैं बट संभाल के बोलेंगे हम लोग। हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया, हमने कुछ खरीदा, बदले में क्या दिया? कैश नहीं, हाँ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज। एम आई क्लियर? तो रिकॉर्ड किस पे करेंगे बुक्स में? इट इज ऑलवेज एट द फेयर वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज इशूड, एक्वायर्ड नहीं। सर नहीं समझा, सिंपल रखते हैं, लॉजिक से समझो। बैलेंस शीट में हमने कुछ तो दिया है, मतलब हमारा था ना ऑलरेडी, तो वो हमारा था मतलब किधर रहेगा? वो एसेट में रहेगा ना। तो समझो 80 का चीज देकर हमने 100 का चीज लिया, हम अकेले ही दिमाग वाले, ठीक है, ऐसा हुआ, अज्यूम करते, ठीक है, ऐसा हुआ। तो बुक्स में कितने में रिकॉर्ड करेंगे? जो नया आया वो 80, नीचे से 80 कम होगा, ऊपर 80 जाएगा इन्वेस्टमेंट में। तो क्योंकि जो एक्वायर किया है वो कितने का किया है? 100, और जो इशू किया है वो कितने का किया है? 80। आप कितने पे रिकॉर्ड करोगे? इट इज ऑलवेज बाय द वैल्यू ऑफ द एसेट, यहां पे इन्वेस्टमेंट गिवन अप, जो गिव अप किया है, यहां पे इशूड। बात समझा? बात समझा? बात समझा? The fair value may not necessarily be equal to the nominal value at par of security issued. ये तो मालूम है ना आपको। Nominal value is the value which a company is expected to give you at the time of liquidation. Maximum amount which a company should expect to give you at the time of liquidation. And the market price, and the fair value, they are different ना? So when the nominal value is 10 and the market price is 12, that means the share is trading at a premium. Premium par discount. आगे बढ़ो, इससे निकलते हम लोग। If the investment is acquired in exchange or a part exchange for other asset, the acquisition cost of the investment determine the difference of the fair value asset. यही सिखाया ना अभी आपको। और the fair value of the investment acquired, whichever is more. अभी यहां पे क्या बोला है? एक्सचेंज किया है इन पार्ट, थोड़ा सा कैश दिया, थोड़ा सा ये दिया, थोड़ा
पूरा का पूरा क्लियर नहीं है, एविडेंट नहीं है, तो दोनों में से जो वैल्यू क्लियरली एविडेंट है उस पर रिकॉर्ड करेंगे। मतलब ऑब्वियसली ना, गिवन अप का वैल्यू ठीक से नहीं मिल रहा है, तो जो टिक अप का वैल्यू वो दिखना पड़ेगा हमको। सी इन शॉर्ट एक थोड़ा समरी, कैश बैंक रहेगा तो कैश प्राइस इंक्लूडिंग चार्जेस सच एज ब्रोकरेज फीस एंड विल बी दी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, अगर आपने इशू ऑफ शेयर अदर सिक्योरिटीज, फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इशूड, और अगर इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट तो इट इज ऑलवेज फेयर वैल्यू एसेट गिवन अप और एक्वायर्ड विच एवर इज मोर एविडेंट। और आपके बुक्स में आपके एसेट का वैल्यू नहीं हो सकता, ये तो मुश्किल है ना, लॉजिकली सोचो ना, इट इज ऑलवेज एसेट गिवन अप। बात समझा? ओके, अ सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यस। से फॉर एग्जांपल आई एम इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इक्विटी। इक्विटी में देर आर 4 कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, राइट। हर एक इन्वेस्टमेंट का अलग अकाउंट मेंटेन होगा, क्लब नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा, शुड बी मेड फॉर ईच स्क्रिप्ट परचेज्ड। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी के अंदर भी अगर एक्स कंपनी है, वाई कंपनी और जेड कंपनी है, तो मैं एक्स का अलग, वाई का अलग, जेड का अलग। डिबेंचर्स इन वाई कंपनी उसका अलग, डिबेंचर इन जेड कंपनी उसका अलग। सबका क्राइटेरिया अलग होता है ना, इंटरेस्ट रेट सबका सेम थोड़ी होगा। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स की बात करूंगा और यहाँ पे प्राइस तो अलग ही होगा। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट द बेसिस ऑफ इनकम। पहला होता है फिक्स्ड इनकम बेयरिंग, दूसरा वेरिएबल इनकम बेयरिंग। वेरिएबल इनकम बेयरिंग हम लोग क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग में यही किया ना, फिक्स्ड इनकम बेयरिंग मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बात समझा? बात समझा? चलो बात करते हैं पहले फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। ठीक है, अब ये फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज है, मतलब इसमें हमको क्या मिल रहा है बदले में, इंटरेस्ट। व्हाट वी आर गेटिंग इन रिटर्न, इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या हो गया हमारा, 100 रुपीज हम दे रहे हैं, हम 100 रुपीज दे रहे हैं, बदले में क्या मिल रहा है हमको, 100 प्लस समथिंग इन रिटर्न, एंड दैट रिटर्न कैन बी फिक्स्ड और कैपिटल एप्रिसिएशन। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो किसमें देख रहे हैं, फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज। एम आई क्लियर? जब फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज देख रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले क्या होगा, एक बात तो क्लियर है, उसका जो इंटरेस्ट रहेगा वो क्लियरली हमको मिलते रहेगा, बराबर। अब जरा ध्यान से सुनो, इस ये वाले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग अभी जो हमारा सेक्शन, जो हमारा चैप्टर चलेगा, फर्स्ट जो हाफ चैप्टर इस पे ही रहेगा, दैट इज बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। जो सेकेंड हाफ चैप्टर है उसमें हम लोग इक्विटी में जाएंगे। एम आई क्लियर? बात करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बॉन्ड्स या डिबेंचर्स कुछ खरीदा, टेक्निकली डिबेंचर्स पकड़ता हूं, मैंने डिबेंचर्स ऑफ एक्स कंपनी खरीदा। ठीक है, डिबेंचर्स ऑफ एक्स कंपनी, जिसका हमारे पास नॉमिनल वैल्यू 100 है। नॉमिनल वैल्यू क्या है, 100, और उसका मार्केट प्राइस जो है वो 99 चल रहा है। ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा, थोड़ा तो डिफरेंस होगा ही। तो मुझे एक बात बताओ, इफ you have purchased 1000 debentures, that means you have invested, am I clear? And आपको पता है, मैंने आपको क्लियर बोला था, अगर मैं बोलता हूं 10% कूपन रेट है, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 99,000 पे मिलेगा कि मैंने परसों एफएम में पढ़ाया था, कूपन रेट और यील्ड, कूपन रेट और यील्ड बताया था मैंने, ऐसा मत करो, मजाक मत करो मेरे साथ। ठीक है, कूपन रेट और यील्ड बोला था। कूपन रेट मतलब क्लियरली जो कंपनी देगी वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे कैलकुलेट करेगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट प्राइस। तो वॉट एवर विद द इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ओनली ऑन 1 लाख। दैट मीन्स व्हेनेवर आई विल बी रिसीविंग अ इंटरेस्ट ऑन 1 लाख, इवन दो आई हैव इन्वेस्टेड 99,000, दिस शोज मेरा यील्ड ज्यादा आएगा। अभी वो यील्ड बाद में यूज करेंगे, यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे जरूरत नहीं है। सो इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड बाय दी बोरोवर। ठीक है, जो बोरो कर रहा है, जैसे मेरे से बोरो कर रहे हैं, जैसे मैंने अगर कंपनी को दिया पैसा, तो कंपनी मुझसे बोरो कर रहा है ना, तो मुझे पे करेगा। क्यों मुझे पे करेगा? सिंपल, लिक्विडिटी का मेरे पास एडवांटेज है। कंपनी को पैसे की जरूरत थी और मेरे पास पैसे थे, तो लिक्विडिटी का एडवांटेज मैंने उसको देने के लिए मेरे से वो क्या ले रहा है, बदले में मुझे क्या दे रहा है वो, इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने उसको पैसा दिया।
एक गेस करते हैं, मैंने 99,000 गेस करते हैं मैं डायरेक्टली कंपनी से खरीदा, तो कंपनी मुझे इंटरेस्ट देगी। ऐसे डिबेंचर होल्डर्स मैं अकेला रहूंगा क्या? एन नंबर ऑफ पीपल। एग्जाम्पल, कंपनी जो है वो ईयरली इंटरेस्ट देती है। क्या देती है? ईयरली इंटरेस्ट देती है। मतलब क्या होगा, आपको अभी बताया था ना मैंने, वो पीरियोडिक पेमेंट करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल सब अच्छा है और 31 मार्च को वो इंटरेस्ट देते हैं, तो 31 मार्च को कंपनी इंटरेस्ट देगी। किसको देगी? सबको देगी, जिसके पास डिबेंचर है, जिन का नाम उनके पास है या जिन के पास डिबेंचर्स है। ठीक है, एम आई क्लियर? से फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 1 लाख नॉमिनल वैल्यू के डिबेंचर जिसका कॉस्ट प्राइस है 99,000। मेरा कैरिंग वैल्यू क्या होगा बेटा? 99,000। वेरी गुड, डन, आधा चीज सॉल्व। बात समझा? नॉमिनल वैल्यू इज ओनली देयर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, फिनिश। बात समझा? वेरी गुड। तो कैरिंग वैल्यू क्या होगा मेरा? कॉस्ट प्राइस। आप समझो उसका मार्केट प्राइस कुछ भी होने दो, मैं 99 पकड़ रहा हूं, मार्केट प्राइस भी 99 है। ठीक है, मतलब मुझे आज के डेट में, टुडे इज 31 मार्च, कंपनी मुझे इंटरेस्ट देगी। पीरियोडिक पेमेंट बोलते हैं ना इसको, तो कंपनी मुझे इंटरेस्ट देगी। इसी तरह से मैं अपने इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाऊंगा। एम आई राइट और रॉन्ग? व्हाट इफ अगर मुझे आज अचानक, आज का डेट इज 27 दिसंबर, ठीक है, 27 दिसंबर 21 को मुझे पैसे की जरूरत पड़ी एंड आई वॉन्ट टू रियलाइज, बात समझा? कैश में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो कंपनी मेरे लिए कर सकती है क्या? नहीं, कंपनी नहीं करेगी। जैसे मैंने आपको बोला था, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, अगर ये हमारा लिस्टेड है, ऑब्वियसली अगर ये हमको इजीली मार्केट में कोई और खरीदने को रेडी है तो हम डायरेक्ट डिबेंचर्स बेच देंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। से फॉर एग्जांपल मैंने इसको परचेस किया ऑन 1 अप्रैल 2021, ठीक है। आई विल बी रिसीविंग इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 2022. Am I right or wrong? Am I right or wrong? Am I right or wrong? And today, 27th December 21, if I want to sell this debentures and convert it into cash, because abhi table turn, I need liquidity. This is what we call as investment ना, ठीक है ना। Now tell me, अब मैं ये डिबेंचर जब बेचूंगा तो मेरे लिए मार्केट प्राइस जो है वो तो चले गई, मार्केट प्राइस डिबेंचर्स का चलेगा, इंटरेस्ट का पैसा डूब जाएगा कि क्या? मेरा अब तक मतलब फ्रॉम 1 अप्रैल टू 27 दिसंबर, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स, 4 दिन कम, 9 मंथ्स हम रफली पकड़ते हैं, 9 मंथ्स। ये 9 मंथ्स का मेरा इंटरेस्ट डूबेगा ना, क्योंकि कंपनी तो मुझे इंटरेस्ट देने वाली नहीं है। कंपनी ने क्या बोला था? पीरियोडिक पेमेंट। एम आई क्लियर? तो अभी क्या होगा, तो यहां पे जो बायर जो मुझसे बाय करेगा वो मुझे इंटरेस्ट दे देगा, और 31 मार्च को अगर उसके पास है तो वो कंपनी से 12 महीने का इंटरेस्ट ले लेगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ये वाला कंफर्म मिस्टेक वाला पॉइंट है, समझ जाओ। बाकी चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो याद रखने का, हु इज दैट पर्सन हु इज गोइंग टू लूज इंटरेस्ट? नो वन is going to lose interest. When I am selling it today to someone, that person is paying me the amount of interest. And don't talk about interest on interest, हाँ, प्लीज। ऐसा करना है तो चलो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, बैठो चुप, ठीक है ना। सो what I am expecting is, when I am in need of liquidity, I am giving it to you, you give me the interest for approximately 9 months, and when on 31st March, when the company will make the payment, the company will make you the payment of 12 months. Am I clear? मतलब अगर 2 दिन पहले भी किसी ने बेचा तो टेंटेटिवली और इफेक्टिवली वो 2
362 डेज का या 363 डेज का इंटरेस्ट सामने वाले को दे देगा और कंपनी से जाके 365 और 366 डेज का इंटरेस्ट ले लेगा। एम आई क्लियर विद दिस? इंटरेस्ट कोई नहीं छोड़ रहा। बात समझा? बात समझा? एम आई क्लियर? सो से फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे लिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया कि सर अगर मार्केट प्राइस 99.5 चल रहा है तो 99.5 में आप बेचने को रेडी हो क्या? मैं बोलेगा चल दे दे। तो लेकिन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 99.5 इज इंटरेस्ट के साथ कि इंटरेस्ट को छोड़कर? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा ना बॉस, मुझे इंटरेस्ट तो चाहिए ना। अब वो कैपिटल एप्रिसिएशन इतना बड़ा नहीं होता, 50 पैसे भी हो गए तो भी बहुत बड़ी बात है, 10 पैसे हुआ तो भी बहुत बड़ी बात है। मार्केट में डिमांड सप्लाई, डिबेंचर, जिस कंपनी के डिबेंचर्स का ज्यादा डिमांड है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होएगा ही। सी एट द एंड ऑफ द डे बायर सेलर सुप्रीम कोई भी मार्केट में, ठीक है, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल, तो मेरे को पहले पूछना पड़ेगा भाई दिस 99.5 जो आप मुझे कोट कर रहे हो ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है कि एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है? एम आई क्लियर? कौन सा इंटरेस्ट? 9 मंथ्स का, 3 मंथ्स का नहीं, 9 मंथ्स का। मेरे पास समझो, मैं 9 मंथ्स क्यों बोल रहा हूं, मैं डेज में कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, दिसंबर 31 पकड़ रहा हूं, ठीक है। तो 9 मंथ्स तक का जो एक्चुअली तुम्हारा सम जो रहेगा ना वो बहुत कंट्रोल्ड सम रहता है, वो हमेशा 1 तारीख 15 तारीख ऐसे ही रहता है। वही अपना 12th में डेथ वेट होता है ना कि 1 तारीख को डेथ होता है हमेशा, वैसे ही, ठीक है। लेकिन हाँ बाकी के डेथ वेट में ऐसा नहीं होता, इधर थोड़ा वो डेज का थोड़ा संभाल लेते। और हाँ अगर 27 रहेगा तो फिर डेज में कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम है तुम लोगों को? कैलसी है ना अपने पास? हाँ, द कैलसी विच यू यूज दैट हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, उधर वो जीटी फंक्शन होना चाहिए कैलसी पे, और एक नहीं 2 बेटर। कर दो इन्वेस्टमेंट खुद में, अभी बोला ना मैंने 2 कैलसी रखो। इज दैट क्लियर? ओके, सो तो मुझे पहला नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या रहेगा? 99.5 इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट की एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट? एम आई क्लियर? तो सबसे पहला 99.5 इज कम इंटरेस्ट कि 99.5 इज एक्स इंटरेस्ट। ये टर्म का डिफरेंस समझा? ये टर्म का डिफरेंस समझा? पक्का? चलो देखो दोनों में क्या फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। अगर वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, अगर वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है तो मुझे 99.5 मिला है ऑन 100 नहीं 1000 डिबेंचर्स, दैट मीन्स मुझे 99,500 मिला आफ्टर इन्वेस्टिंग। यस, कितना? 99,000 आफ्टर इन्वेस्टिंग कितना? 99,000। व्हाट आई रिसीव्ड इज 99,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। बात समझा? बात समझा? अभी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो मतलब अगर इसमें इंटरेस्ट का पैसा है तो बताओ बेटा इसमें इंटरेस्ट का पैसा कितना है? शाबाश। इंटरेस्ट हमेशा निकाला जाता है नॉमिनल वैल्यू पे। 1 लाख के ऊपर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया था मैंने यहाँ पे 10% फॉर 9 मंथ्स। 1 लाख के ऊपर 10% 10,000, 10,000 9 मंथ्स के लिए 7,500। समझा? डिफरेंस अमाउंट इंटरेस्ट आया। वाह, इतना स्पीच दिया, इसको इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? हाँ? अरे समझा क्या? 1 लाख के ऊपर 10% 10,000, 9 मंथ्स के लिए 7,500। मतलब इसमें 7,500 तो इंटरेस्ट का ही है। मतलब मुझे मिला एक्चुअली कितना? बात समझा? अब तक कैसा लग रहा था? 500 रुपया। अरे समझा? यही होता है, यही होता है इन्वेस्टमेंट में भी, यही होता है। ठीक है ना? पूछना है किसी को पेनी स्टॉक के बारे में पूछ लो। ठीक है, यही होता है। अब यही कैलकुलेशन अगर मैं देखूं एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट दैट, अच्छा पहले इसको खत्म कर दे, बाकी है। मैंने कितने इन्वेस्ट किए थे? मुझे रिटर्न में टोटल कितना मिला? 99,000।
याद रखना ये, विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑफ, बात समझा, विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑफ, इफेक्टिवली मेरे इन्वेस्टमेंट में मुझे कैपिटल के मतलब कैपिटल के प्राइस प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस हुआ है। इंटरेस्ट कमाया 7,500, अबे 7,000 इधर भी तो लॉस हो गया, नेट तूने 500 कमाया, ऐसा बोल। बात समझा, बात समझा, एम आई क्लियर विद दिस, एम आई क्लियर विद दिस। यही सिचुएशन में चेंज करता हूं और यहां पे करता हूं एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। दैट मीन्स मुझे कितना मिला है 99.5 इंटू 1000, दैट मीन्स मुझे 99,500 मिला और मुझे इंटरेस्ट का पैसा अलग से मिला, क्योंकि 99.5 वॉज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को छोड़कर। मतलब सामने वाला मुझे अलग से कितना देगा 7,500। एम आई क्लियर? मुझे कितना मिला है, मतलब 1 लाख। सो बहुत फर्क है, ऑब्वियस है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। वो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल मैंने एग्जांपल ले लिया, करके कर दिया। 10% डिबेंचर्स, रेपो रेट 4% है, डिबेंचर कितना 6-7 मैक्स, और क्या। बात समझा? बात आता है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स का। बॉन्ड्स जैसे मैंने आपको बोला, ये एक कोलैटरल सिक्योरिटी रहेगा। इसी के लिए सोवेनियन जैसे गवर्नमेंट होते हैं, बड़े पब्लिक कंपनी, इसमें ट्रस्ट पे चलता है, ये वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सामने कोलैटरल देंगे और फिर ही बॉन्ड्स इशू करेंगे। डिबेंचर्स में क्या होता है, वो एक स्मॉलर डिनोमिनेशन का होता है और उसमें कोलैटरल या अनसिक्योर्ड लेवल चल जाता है, पर कंपनीज एक्ट में थोड़ा प्रोहिबिशन डाल के रखा है। बात समझा? सेकंड, इसी के वजह से जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं और जो डिबेंचर्स होते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। बेसिकली प्राइवेट कंपनीज क्या करेगी, डिबेंचर इशू करेगी। ट्रस्ट पे जो पैसे उठा सकती है वो डिबेंचर इशू करेगी। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? इसमें कोई डाउट? तो एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का बात समझा। सो वेन एवर आई विल बी अकाउंटिंग these investments, I have to bifurcate the interest amount and the capital amount. Am I right or wrong? So my entries will be clear. Interest has to be treated in a different account. Obviously it has to be a interest and capital एक अलग अलग अकाउंट में जाएगा। दोनों को मर्ज किसी भी सिचुएशन में नहीं करेंगे। Am I clear? इसी चीज के लिए इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जब एक फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी का बनता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जब एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी का बनता है, तो हम लोग कैपिटल अकाउंट, मतलब जो कैपिटल का पैसा है वो, और इंटरेस्ट का अकाउंट दो अलग अलग नहीं बनाते, उसको कंबाइन कर देते हैं, कॉलमनर कर देते हैं। बात समझा? मतलब इट इज लाइक जस्ट सिंपल डेट पर्टिकुलर्स, ठीक है। इंटरेस्ट का कॉलम अलग, कैपिटल या कॉस्ट उसको बोलेंगे, कॉस्ट का कॉलम अलग। बात समझा? एंड टू मेक आवर कैलकुलेशन सिंपल, हम एक और कॉलम ऐड करते हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, दैट इज आइदर फेस वैल्यू और द नंबर ऑफ डिबेंचर्स। इंटरेस्ट निकालने को काम आएगा ना, क्योंकि हम, तुमको क्या लगता है एक ही ट्रांजैक्शन करेंगे, मल्टीपल ट्रांजैक्शन करेंगे, हमारा जो सम आएगा वो टेक्निकली हो सकता है सेम स्क्रिप्ट का है, मतलब दो डिबेंचर्स नहीं, एक ही डिबेंचर बार हो सकता है कि एक ही स्क्रिप्ट का है, या तो दो स्क्रिप्ट का, दो डिबेंचर का, या तो एक इक्विटी और एक डिबेंचर, ऐसा कुछ भी बन सकता है। तो सबका अकाउंटिंग अलग होगा। हम जो अकाउंटिंग अब तक सीखे हैं वो किसका सीखा है? इक्विटी का सीखा है क्या? कुछ भी नहीं, हमने किसका सीखा है? मतलब फिक्स्ड इनकम बेयरिंग। डिबेंचर्स इज अ पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड डेट, इज अ पार्ट ऑफ डेट। बात समझा? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? सो हमारा कॉलम्स जो बनेगा वो सिंपल, मैंने आपको कॉलम्स भी बना के यहां पे दिए हैं सिंपल रखने के लिए। सी दिख रहा है इन दी बुक्स ऑफ सो एंड सो, जो भी कंपनी रहेगा वो, पेज नंबर आपका क्या है इसमें? 3 दिख रहा है। डेट पर्टिकुलर्स, ऑब्वियसली वी नीड दी लेजर फोलियो। नॉमिनल, दैट इज द नॉमिनल वैल्यू। समझा? अब नॉमिनल वैल्यू डालना है,
या नॉमिनल के बदले में नंबर ऑफ डिबेंचर्स, बट ऑब्वियसली नंबर ऑफ डिबेंचर से हमेशा नॉमिनल वैल्यू ज्यादा प्रिफरेबल बेटर होगा, तो हमारा कॉलम विल बी नॉमिनल फॉलोड बाय इंटरेस्ट फॉलोड बाय प्रिंसिपल, या मैं उसको कॉस्ट बोलूंगा, एंड ऑब्वियसली डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। समझा? तो ये इतना बड़ा दिखता है बट है वो कितना सिंपल, बात समझा? एंड ऑब्वियस है, सी एक पेज में बनाना आपको चलता है आप करो, डबल पेज करना है आपको चलेगा आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही पेज में बनाओगे तो भी चलेगा पूरा का पूरा कॉलम। एक और कॉलम ऐड करना बेटर होता है क्योंकि इन सब के लिए कैलकुलेशन के लिए हमको नीचे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक और कॉलम अगर आपको बाद में दिखा जरूरत है तो ऐसा छोटा सा एक कॉलम, मतलब मैं बोल रहा हूं लेजर फोलियो को कम कर देंगे, समझ रहा है? लेजर फोलियो कम कर देंगे और यहां पे लिखेंगे वर्किंग नोट, समझा? तो नीचे क्या होगा, उसको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा ना, रेफरेंस दे देंगे 1 2 3 4 का रेफरेंस दे देंगे, खत्म हो गया बात। अभी ये टाइम पास नहीं है ना, ये करना पड़ेगा ना कैलकुलेशन कि ऐसा नहीं ना हाँ, तो ये करना पड़ेगा ना अपने को। हाँ, तो इसका वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट नंबर लिखेंगे हम लोग। बात समझा? बात समझा? ओके, सो से फॉर एग्जाम्पल हमने अभी परचेजर मतलब हमने इन्वेस्टमेंट किया या इन्वेस्टमेंट खरीदा, तो हमारे से पैसा जाएगा हमारे से। अच्छा, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था कि जब मैं 10,000 डिबेंचर्स बेचना चाहता हूं तो सामने वाला मुझे क्या करेगा, इंटरेस्ट का पैसा देगा, वाइस वर्सा। अब मुझे आज खरीदना है तो मैं जिससे खरीदूंगा मुझे उसको इंटरेस्ट का पैसा देना पड़ेगा ना। एम आई राइट और रॉन्ग? सो सिंपल, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट अगर कम इंटरेस्ट है तो 92,000, क्योंकि मेरे लिए तो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट प्राइस 92 ही होगा ना। सर कैसे, आप तो 99.5 दे रहे हो बेटा, 99.5 दे रहा हूं, अग्रीड, लेकिन उसके अंदर 7,500 है, इट इंक्लूड 7,500 विच विल बी टेक्निकल टर्म रीइंबर्स्ड, मुझे कंपनी से मिल जाएगा ना। बात समझा? बात समझा? तो मेरा टेक्निकली मेरा इन्वेस्टमेंट पड़ा कितने में, 92,000। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट विल बी 7,500 टू बैंक अकाउंट 99,500। मैंने सामने वाले को कितना दिया, 99,500 विच इंक्लूड 7,000। अब दूसरा, अगर यही प्राइस जो है 99.5 कितने पे है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पे, दैट मीन्स मुझे सामने वाले को कितना देना पड़ेगा, 1,07,000। यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना होगा, 99,500। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 7,500 टू बैंक अकाउंट। अकाउंटिंग खत्म। अच्छा देखो उधर, द अमाउंट विल अपीयर इन कैपिटल कॉलम, दिस अमाउंट विल अपीयर इन इनकम कॉलम या इंटरेस्ट कॉलम। ये डबल एस्ट्रिक इंटरेस्ट हमने कॉलम बना दिया ना, वो वही बताया उसमें। अब अगर परचेजर है और वो कम इंटरेस्ट के साथ दे रहा है तो माइनस करके एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का, एंट्रीज वही है, एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का अमाउंट हमको क्या करना पड़ेगा, अलग से लेना पड़ेगा, कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का पैसा माइनस करना पड़ेगा। ये देखो, कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का पैसा माइनस करना पड़ेगा, एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का पैसा अलग से लेना पड़ेगा। एम आई क्लियर? When the interest amount is actually received, it is entered in। फिर 31 मार्च को जब हमको इंटरेस्ट मिलेगा पूरा 12 महीने का, तो हम लोग क्या करेंगे, पैसा या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इट विल क्रेडिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है ना? The net effect of these entries will be that the amount credited to the income will be interest arising between the date of purchase and the इंटरेस्ट नेक्स्ट फॉल ड्यू। जब भी परचेज किया तभी से लेकर जब भी इंटरेस्ट मिला, नेट अमाउंट ही दिखेगा ना। डेबिट में कितना गया, 7,500, क्रेडिट में कितना आया, 10,000 आया ना आपके बुक्स में ऑटोमेटिकली 2,500 का क्रेडिट। एम आई क्लियर?
इंटरेस्ट अमाउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू, याद रखना, कंफ्यूजन नहीं चाहिए सम सॉल्व करने के टाइम पे. इन केस द कोटेशन डज नॉट स्पेसिफाई वेदर इट इज एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, द सेम विल बी ट्रीटेड एज विच इज इन जनरल प्रैक्टिस. इंटरेस्ट का पैसा तो अलग से देना पड़ेगा ना, उसमें बोलने की जरूरत क्या है. आपने क्या बोला कितने में बेचोगे, ये भाव में बेचूंगा, इंटरेस्ट का पैसा अलग से. जनरल प्रैक्टिस ऐसे ही होता है. बात समझा. इट इज नॉट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इट इज ऑलवेज, मतलब अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमको वो क्या लेना है, एक्स इंटरेस्ट. वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज, दिस रेफर टू सिक्योरिटीज हैविंग वेरिएबल रिटर्न ऑफ इनकम. तो हम लोगों ने यहां तक एक पार्ट खत्म किया, बराबर. ठीक है. द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड. क्या? डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएस until a right to receive payment is established. सर क्या लिखा ये समझा नहीं. से फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज मतलब डिविडेंड, इक्विटी आ गया ना अभी. फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज मतलब बॉन्ड, डिबेंचर्स. आप बात करते हैं दूसरा कैपिटल एप्रिसिएशन. आप कैपिटल एप्रिसिएशन में बेसिकली अभी उधर कैपिटल एप्रिशिएट हो रहा है, मतलब क्या, उसका इनकम जो वेरिएबल है वो कितना है और कब मिलेगा ये तो तय ही नहीं है. से फॉर एग्जांपल डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट होना चाहिए. अब प्रॉफिट होना चाहिए, हम लोग किसका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खरीद रहे, बेसिकली कंपनीज का खरीद रहे ना. तो 31 मार्च को ही क्लोज होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगा, अप्रूवल आएगा, अप्रूवल बोर्ड. अब वहां पे वो लोग क्या करेंगे, डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, प्रपोज करें डिक्लेयर करेंगे ना, और फिर उसके बाद पे करेंगे. मतलब क्या, 31 मार्च को आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि मेरे को डिविडेंड मिलेगा 10% का, डिक्लेयर तो करने दे. और सिर्फ डिक्लेयर में नहीं रुकने का है, सिर्फ डिक्लेयर में नहीं रुकना है, आपको क्लियर वर्ड है, राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टैब्लिश. डिक्लेयर करके बैठ गए, कोविड आ गया. अरे जब ही राइट टू रिसीव अप्रूवल, उसके बाद शेयरहोल्डर्स का भी होता है, वो सब प्रोविजन होता खत्म होने के बाद, व्हेन दी राइट टू, अब और रास्ता नहीं है डिविडेंड रोकने के लिए या कुछ भी, देन ओनली यू शुड रिकॉर्ड डिविडेंड इनकम. इज दैट क्लियर? इसके लिए ये फिक्स्ड इनकम बेयरिंग नहीं है. एम आई क्लियर? देन द नंबर ऑफ डिविडेंड accruing between the date of last dividend paid and the date of purchase cannot be immediately ascertained. आपने जब भी लास्ट डिविडेंड किया, लास्ट टाइम डिविडेंड दिया था 10%, तो ये टाइम भी 10% देंगे क्या? नहीं, वो असर्टेन नहीं कर सकते. इसी के लिए राइट टू रिसीव जब तक एस्टेब्लिश नहीं होता तब तक हम लोग नहीं करेंगे. इन शॉर्ट, इधर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बेसिक एंट्री होगा, ठीक है ना. द अमाउंट विल अपीयर इन कैपिटल कॉलम ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट. किधर है, कुछ है क्या? इनकम, डिविडेंड कुछ है क्या, इंटरेस्ट कुछ है, डिविडेंड इंटरेस्ट तो है नहीं, तो डायरेक्टली कहां पे जाएगा ये, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. समझो फॉर एग्जांपल मैंने 50 रुपीज से 1000 यूनिट्स खरीदा, 50,000, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000. अब वो 50,000 किधर जाएगा, कौन से कॉलम में जाएगा? कैपिटल कॉलम में जाएगा ना. अरे प्रिंसिपल कॉलम तुम्हारे हिसाब से कैपिटल कॉलम, अभी प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है ना, तो यहाँ पे कैपिटल बोलेंगे, कैपिटल कॉलम में जाएगा. ओके. द एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड इज मेड व्हेन द डिविडेंड इज एक्चुअली रिसीव. जब डिविडेंड रिसीव होगा तब बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट विद द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, बराबर, बैंक अकाउंट डेबिट विद द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड. अब with the amount of dividend for the period for which the investor did not hold the shares, with the amount of dividend for the post acquisition period. अभी ये क्या है, जैसे हम लोग ने अभी डिबेंचर्स खरीदा था, कभी खरीदा था 1 अप्रैल. राइट टू रिसीव डिविडेंड तभी पता था क्या, राइट टू रिसीव डिविडेंड पता था क्या? नहीं ना. कोई गारंटी था क्या कि डिविडेंड डिक्लेयर होगी? अरे अभी तो 31 मार्च खत्म हुआ है, अभी तो उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स का अप्रूवल होगा, फाइनलाइजेशन होगा, ऑडिटर्स काम करेंगे, चार्टर्स लोग बिजी होंगे. ये पहले से ही रहते, चेक होता है, सब प्रोसेस चलता रहेगा. लेकिन क्या आपको 31, डोंट एक्सपेक्ट कि 31 मार्च को रात को बैठ के फाइन अप्रूव्ड, ऐसा नहीं होता, इट टेक्स टाइम, ठीक है ना. तो उसके बाद वो पूरा ऑडिट होगा और ज़्यादा डिटेल में वो फाइनल चेक होगा,
एंड देन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे. इट विल टेक सम टाइम. बात समझा? आपने खरीदा 1 अप्रैल को. 1 अप्रैल को राइट टू रिसीव डिविडेंड एस्टेब्लिश था क्या? राइट टू रिसीव डिविडेंड पता था कि डिविडेंड मिलने वाला है क्या? आपने खरीद लिया. सामने वाले ने आपसे डिविडेंड का पैसा मांगने का उसकी हिम्मत थी क्या? क्योंकि कुछ मालूम वाले में डिविडेंड आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा, कुछ सर्टेनिटी है क्या? कुछ भी नहीं है. बात समझा? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब बोर्ड मीटिंग लेंगे तब डिक्लेयर करेंगे ना वो लोग, पेमेंट उसके बाद होगा. एम आई क्लियर? तो राइट टू रिसीव डिविडेंड एस्टेब्लिश हुआ ही नहीं है. तो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है, आई रिपीट, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है उस दिन डिविडेंड के बारे में तो कुछ भी बात नहीं हुई है. एम आई क्लियर? अब समझो तुमने इक्विटी खरीद लिया 50,000 देकर, तो सामने वाले ने आपसे डिविडेंड का पैसा मांगेगा नहीं. सब सेटल हो जाता ना बॉस. क्या है? डिविडेंड है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इतना ही है तो रुक जा. सिंपल. डिविडेंड ले और फिर मुझे बेच. या ट्रेड है ना, मार्केट में ट्रेड होगा. बायर सेलर कौन रुकने वाला है रे? मिल रहा है, डिक्लेयर हुआ है, उसी में एडजस्ट हो जाता है, वो बाद में हम लोग देखेंगे सब. ओके, तो बात कर रहे हैं कि वो उसने बेच दिया, खत्म हो गया. अब हमने ले लिया, अब उसके बाद डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर ही नहीं किया, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना. बुक्स में डिविडेंड का पैसा आया ही नहीं है, जो सोचा ही नहीं है. लेकिन सिचुएशन अलग होगा तभी जब कंपनी ने 17 या 18 मई को डिविडेंड डिक्लेयर किया. अब जब हमने जब इक्विटी खरीदा था तभी हमको पता था क्या राइट टू रिसीव डिविडेंड है करके ऐसा कुछ. जनरली वो कंपनी डिविडेंड देती है, लेकिन वो देगी ही ये जरूरी नहीं है. डिविडेंड डिसीजन याद करो, मार्केट डायनामिक्स याद करो, है ना. हमने बात किया है कि वो उसके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जा रहा है क्या, उसके एक्सपेक्टेशन से कम तो जाना ही नहीं चाहिए. ज्यादा जाएगा तो भी प्रॉब्लम है. वो बोलेगा कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है पैसा रखने का, वो बांट के खत्म कर रहा है. एफएम में बात किया था हम लोगों ने, डिविडेंड डिसीजन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है. बात समझा है ना हमारे पास? ठीक है. तो डिविडेंड अगर उसने दिया 18 मई को उन्होंने डिक्लेयर किया. आप समझो डिक्लेयर किया मतलब वो राइट टू रिसीव सेटल नहीं हुआ, अभी एस्टेब्लिश नहीं हुआ, मिलेगा तभी. समझो अभी कंफर्म मिलेगा 15 दिन के बाद. अब हमको डिविडेंड उस पीरियड का मिला टिल 31 मार्च 2021 जब हमारे पास इक्विटी था ही नहीं. 31 मार्च का प्रॉफिट के ऊपर डिविडेंड मिला ना. बात समझा? एम आई क्लियर विद दिस? तो इस डिविडेंड को हम लोग किस तरह ट्रीट करेंगे? तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड है. मतलब हमने एक्वायर करने के बाद का है कि एक्वायर करने का पहले का है. अब जब ये सब में आएगा इक्विटी में तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. लेकिन टेक्निकली थोड़ा सुन लो, अगर वो खरीदने के पहले का डिविडेंड है तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है. तो मैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड मेरा रेगुलर इनकम नहीं होगा ना. वो तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है ना, मेरे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस कर दो. फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड कितना मिला? प्री एक्विजिशन डिविडेंड समझो मेरा जो डिविडेंड मिला है वो मिला है 3,000 रुपीज, गैस करते. एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था मेरा? 50,000. 50 इंटू 1,000 था ना मेरा. तो मैं क्या बोलूंगा, एक काम करते 50,000 को 3,000 से काम कर देते, मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 47,000, क्योंकि ये प्री एक्विजिशन. अब पोस्ट एक्विजिशन है तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास है और उसका राइट टू रिसीव मुझे मिल रहा है और मेरे पास मेरा अधिकार है, तो मैं उसको हमारे बुक्स में लेके जा सकता हूं. बात समझा? तो जब इक्विटी में आएंगे तभी देखते उसको. और इसमें ये देखो ना, when the amount of dividend for the period for which the investor did not hold the share, दिख रहा है, this amount will appear in capital column. तो ऑटोमेटिकली 50 का डेबिट था, 3,000 का क्रेडिट होगा ना. तो इन शॉर्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से एडजस्ट हुआ ना. समझा क्या? पक्का? और अगर when the amount of dividend for the post acquisition period, तो वो मेरा क्या है? हक का पैसा है ना, तो मेरा पीएनएल में जाएगा. दिस अमाउंट विल अपीयर इन इनकम कॉलम ऑफ. एम आई क्लियर? तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड और पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड बोला तो समझ गया क्या सबको? तो सम की जरूरत ही नहीं ना, अभी तक नहीं करना पड़ेगा.
ठीक है। The important point for the respect of investment in equity shares is that the amount of dividend for the period for which the shares are not held by the investor should not be treated as revenue receipt, but they should be treated as, वही किया ना मैंने, जब हमने इन्वेस्टमेंट को होल्ड ही नहीं किया है उस पीरियड का अगर हमको डिविडेंड मिलता है तो दैट इज रेवेन्यू रिसीट, नो दैट इज अ कैपिटल रिसीट। तो मैंने कैपिटल में से उसको माइनस कर दिया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। बात समझा? अच्छा, if it is difficult to allocate between pre and post acquisition period except on an arbitrary basis, the cost of investment is normally reduced by the dividend receipt only if they clearly represent recovery or part of the cost। जब हम लोग ऐसे बाइफरकेट कर ही नहीं पा रहे, समझो, फार्मा का ही ले लो यार, फार्मा का ही ले लो, फार्मा कंपनीज डिविडेंड नहीं दे सकती, थर्ड वेव आया डिविडेंड दे देंगे, बूस्टर शॉट आया, कैश प्रॉफिट में, कैश में बैठे हैं वो लोग। अरे वैक्सीन, फार्मा 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 दवाई, मेडिसिन, हाँ, उन लोग कम कमाया क्या? कम कमा रहा है क्या? नहीं, कोई भी एंगल से नहीं। अभी तो उल्टा, अभी तो और एक बूस्टर डोज भी आ गया, फिर मालूम पड़ा कुछ तो भी नया, पता नहीं अभी कितना और ग्रीक लेटर्स है, ठीक है। अलग टाइम लगता पूरा ही वापरेगा वो, राइट। तो अभी अगर समझो कुछ हो गया, उनको अच्छा खासा ऑर्डर मिला, कुछ हुआ, उन्होंने कंपनी के शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड, अभी वो डिविडेंड ऑल ऑफ सडन दिया है, समझो तुमने कुछ दिन पहले खरीदा था, ये सिचुएशन में कैसे एलोकेट करोगे? तो आप इसको हमेशा प्रेफरेबली कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से ही एडजस्ट करते हो। बात समझा? बात समझा? इंटरिम डिविडेंड होता है ना बॉस नाम का, इंटरिम डिविडेंड भी होता है। इंटरिम इज एनी पीरियड बिटवीन 12 मंथ्स। अच्छा कंपनी को फायदा हुआ, कुछ बढ़ा, तो वो दे देगी डिविडेंड। शेयर मार्केट वैल्यूएशन बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? बात किया ना आपने को, सबको मार्केट का प्राइस ही मार्केट वैल्यूएशन बढ़ाना है शेयर का। एनीवेज, यहां तक सबको समझा? पक्का? देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट मेरा फेवरेट, राइट शेयर्स। ठीक है, व्हाट इज राइट शेयर्स? एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और पैसे मांगे, नोन एज राइट शेयर्स। सर नहीं समझा, देखो अभी समझो तुम्हारा कोई ऑलरेडी कंपनी है, तुम्हारा कंपनी में ऑलरेडी तुम इन्वेस्टर हो, मतलब तुम शेयर होल्डर हो। एम आई क्लियर? गैस करते हैं, एक बैंक है, उसको पैसे की शॉर्टेज हो रही है और वो बोलते हैं कि तुमने तो इतना पैसे दे के रखा है ना, ये लाइन सुनो, तुमने तो इतना पैसा दे के रखा है, देखो पैसे का शॉर्टेज हो रहा है, हम लोग और कैपिटल हमको चाहिए, तुम देने को राजी हो क्या? मैं तुमको पहले पूछता हूं, अगर तुम देने को राजी हो तो तुम जो मैं बेचूंगा उससे थोड़ा कम में ले लेना, नहीं तो मैं बाहर भेज दूंगा। मतलब ये लिटरली ऐसे हुआ ना, बंदूक रखा सिर पे, देगा कि नहीं? सर क्यों? ऑब्वियसली राइट इशू है वो। राइट इशू मतलब जो मार्केट प्राइस से थोड़ा नीचे ही इशू होगा, क्योंकि उसमें डाइल्यूशन होता है ना इक्विटी का। पहले 100 लोग थे, अभी कितने हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे ना, नंबर ऑफ शेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे ना। तो क्या होता है, से फॉर एग्जांपल अगर मार्केट प्राइस उसका, अगर एग्जांपल एकदम हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, मार्केट प्राइस उसका 18 रुपए है और उन्होंने बोला कि 12 रुपए का हम आपको इशू करने को रेडी है, आप चाहिए राइट शेयर्स तो 12 में लो, नहीं तो हम लोग मार्केट में उसको 13 में बेचेंगे। सर इतना डिफरेंस क्यों होगा? ऑब्वियस है ना, नंबर ऑफ डिनोमिनेटर बढ़ेगा ना, नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिनोमिनेटर बढ़ेगा। मार्केट प्राइस पे करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो मार्केट प्राइस 18 रुपए, इशू प्राइस आपके लिए 17.5, आपको हम लोग रिवॉर्ड दे रहे हैं क्योंकि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो। सो दैट इज नोन एज राइट शेयर्स। व्हेन कंपनी ऑफर्स एडिशनल इक्विटी शेयर्स to the existing shareholder, those shares are known as right shares. Am I clear? Am I clear? So right shares can be purchased by the equity shareholder, existing shareholder, or it can be renounced. सर ये क्या है? राइट शेयर्स, ठीक है। राइट शेयर्स
समझो मैं एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मेरे पास ऑलरेडी 1000 शेयर्स है, कंपनी ने मुझे 1:10 का ऑफर दिया है, मीन्स व्हाट, आई एम एलिजिबल टू बाय 100 शेयर्स। ठीक है, मार्केट में शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, 20 रुपीज, गेस करते, द करेंट मार्केट प्राइस इज 20 रुपीज, दिख रहा है ना? ओके, इसको जरा लाइटिंग वाइटिंग लगा देते। करेंट मार्केट प्राइस इज 20 रुपीज और मुझे कंपनी ने ऑफर कितने में किया है, राइट शेयर्स, समझो 18 रुपीज में, बराबर है, बराबर है। तो आई कैन आइदर सब्सक्राइब और नॉट सब्सक्राइब, मतलब मैं सी आई हैव गिवन एन राइट, इट इज माई राइट, मैं मतलब कौन बोल रहा है, शेयर होल्डर, इट इज माई राइट, इट इज नॉट माई ऑब्लिगेशन, मुझे कोई जरूरी नहीं है खरीदना ही है, मेरे पास है, अगर मुझे खरीदना है तो खरीदूंगा, नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदूंगा। if I opt to purchase, that means if I opt to subscribe, I will be paying 100 shares का 18 rupees, 1800 rupees, बराबर। Now my total shares will be 1100. Am I clear? Am I clear? डाउट है किसी को? एक कैलकुलेशन करते हैं, मेरे पास टोटल कितने शेयर्स है, 1000, गैस करते हैं कंपनी के टोटल 10 लाख शेयर्स है, गैस करते हैं, बहुत ही छोटा पकड़ा है मैंने फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10 लाख, तो कंपनी ने राइट इशू के लिए कितना रखा है, 1 लाख, 1:10 बोला ना मैंने, 1 फॉर एवरी 10, मतलब कंपनी का एग्जिस्टिंग 20 रुपीज का करेंट मार्केट प्राइस है, तो 10 लाख इंटू 20 इज 2 करोड़। एम आई क्लियर? कंपनी का शेयर मार्केट वैल्यूएशन कितना हुआ, शेयर कैपिटल कितना हुआ टोटल, ये इसमें कोई प्रॉब्लम है? अब कंपनी कितने शेयर बेचने को रेडी है, 1 लाख, 1 लाख कितने में, 18 में, मतलब कंपनी कितना लेगी, 1 लाख इंटू 18, मतलब कंपनी के पास टोटल 2 करोड़ 18 लाख आए। टेंटेटिवली पकड़ लो, ऐसी ही कैलकुलेशन है ना भाई, गलत तो नहीं है, यही हुआ है। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, पहले कितने थे, 1 करोड़, ना सॉरी 10 लाख, पहले कितने थे, 10 लाख, और अभी कितने आए, तो मतलब 11 लाख हो गए ना, डिवाइड करो कितना आ रहा है बताओ, 19 तो देखो दिस इटसेल्फ शोज कि मार्केट प्राइस जो 20 चल रहा है वो एक्स राइट कितना है, 19.81। जैसे ही वो शेयर्स मार्केट में जाएंगे तुम्हारा शेयर का प्राइस एडजस्ट होके 19.81 होने वाला ही है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहा है ना बेटा, तो डिनोमिनेटर फैक्टर बढ़ रहा है, और न्यूमरेटर फैक्टर में क्या होना चाहिए था, 1 लाख शेयर्स इंटू 20, तो 20 लाख होता, तो ये कितना आता था, 2 करोड़ 20, 2 करोड़ 20 डिवाइड बाय 11 करता था, तो 20 होता था ना, लेकिन इन्होंने क्या करके रखा है, ये कम प्राइस पे रखा है ना, तो प्राइस में एडजस्टमेंट होगा। इसी के लिए राइट शेयर्स कभी छोड़ने का नहीं, अगर आप शेयर होल्डर हो तो, क्योंकि आप छोड़ोगे तो आपका ही नुकसान है। देखो ये तो मैंने बहुत कम एग्जांपल लिया ना, ये तो मैंने बहुत कम एग्जांपल लिया, जरा एक्चुअल में जाके मार्केट में राइट शेयर्स के बारे में देख लेने का कितना डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बात समझ रहा है? बात समझ रहा है? तो जनरली क्या होता है कि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास अभी कितने शेयर्स हो जाएंगे, अभी 1100 शेयर्स। आपने पहले कितने दिए थे पता नहीं, आपके पास 1000 शेयर्स थे ये मालूम है मेरे को, अभी कितने हो गए
1100। तो आपने सब्सक्राइब किया तो आपने क्या हुआ, आपके इन्वेस्टमेंट में एडिशन हुआ, दैट्स इट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट है तो वो वही इक्विटी शेयर ना बेटा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 1800, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए और अमाउंट 1800 बराबर। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब क्या, अपॉर्चुनिटी देखो ना, अपॉर्चुनिटी देखो यहां पे मार्केट में कितना चल रहा है 20 रुपया, मेरे को कितने का ऑफर है 18 का, नहीं लूंगा, हाँ ठीक है मत ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कमाने का ऑप्शन है तेरे पास। किसी को शेयर चाहिए क्या, मैं उसको रिनाउंस करने को रेडी हूं, मैं मेरा राइट उसको पास ऑन कर दूंगा, एंड आई विल टेल हर यू गिव मी 1 रुपीज एंड यू गो एंड बाय शेयर्स। सर ये क्या हुआ, कितने में मिल रहा है शेयर प्राइस, मार्केट में शेयर कितने में मिल रहा है 20, मार्केट में कितने का मिल रहा है, तुझे कितने में मिलेगा 20 ना, मुझे कितने में मिलेगा 18। एक काम कर, तू 1 रुपया मुझे दे, उधर जाके 18 दे, ले ले, उसका भी तो फायदा है ना। दिस इज नोन एज शेयर रिनाउंसिएशन, राइट, रिनाउंसिएशन। बात समझा। तो मैंने सब्सक्राइब नहीं किया और बैठा भी नहीं था, पॉइंट टू बी नोटेड। सब्सक्राइब करके बैठा है तो क्या ही कर लेगा, तुझे अभी कुछ करना ही नहीं है। तो बात समझा क्या, समझा, मतलब क्या, मेरे पास राइट है तो आइदर आई विल सब्सक्राइब, आइदर आई विल और एल्स आई विल नॉट सब्सक्राइब, बट नॉट सब्सक्राइब करके मैं गलती नहीं करूंगा। व्हाट आई विल डू इज रिनाउंसिएशन। मेरे को कितना मिला इस सिचुएशन में, 1 रुपया, 1 रुपया। मुझे सिर्फ एक फॉर्म भर के देना, एक साइन करके देने का, आई रिनाउंस माई राइट टू रिया, और उससे पैसा ले लूंगा ऑब्वियसली, तो ही मैं साइन दूंगा ना। और ऑब्वियसली ये मेरे लिए क्या हो गया, इनकम। कहां पे जाएगा ये, P&L क्रेडिट, कुछ है ही नहीं ना, बरस गया ना ऊपर से इनकम। बात समझा। If rights are not subscribed but are sold in the market, the sale proceeds are taken to the P&L account. If rights are not subscribed but are sold in the market, renunciation बात कर रहे हैं ना हम लोग। When right shares offered are subscribed, cost of right shares shall be added to the carrying amount of original holding. जो ओरिजिनल होल्डिंग था उसमें 1800 रुपए ऐड हो जाएगा। लेकिन इफ राइट्स आर नॉट सब्सक्राइब बट आर सोल्ड, सेल विल बी टेकन टू द स्टेटमेंट ऑफ P&L। बात समझा। और ये छोटा सा एग्जांपल है, वो बाद में देख लेना। यहां तक सबको समझा, एम आई क्लियर, ठीक है, डाउट है कुछ यहां तक। डिस्पोजल करते, एक ब्रेक ले लो फिर डिस्पोजल करते, ठीक है, डिस्पोजल करेंगे, एक ब्रेक ले लो पहले, फिर डिस्पोजल करेंगे एंड देन एक सम सॉल्व करने को स्टार्ट करेंगे। खत्म होगा कि नहीं देखते। दैट क्लियर।